Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 Geography chapter 3 Our Changing Earth. So without wasting any more time, let's start our video. So these are the topics that will be cover about changes on Earth, forces, major landforms and some extra notes. The lithosphere is broken down into a number of plates known as lithospheric plates. जो हमारा लिथोस्फीयर है, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है प्लेट्स में, उसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स केजेस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इन जब प्लेट्स में मूवमेंट होता है तो हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसमें चेंजेस आते हैं। The forces that act in the interior of Earth are called endogenic forces. जो भी फोर्स अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के अंदर हो रहा है, उसको इंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। While the forces that work on the surface of Earth are called exogenic forces. बल्कि जो अर्थ के बाहर होते हैं उनको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहे जाते हैं, वो फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस कैजेज अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस है उससे अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस केज वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड ग्रेडिएशन। हाँ, तो वेदरिंग हो सकता है एक्सोजेनिक फोर्सेस में, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें एक्सोजेनिक फोर्सेस में आती है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ के क्रस्ट पे जो रॉक्स टूट जाते हैं वो होता है वेदरिंग। इरोजन इज द ब्रेकिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। तो जो इरोजन होता है वो होता है कि किसी चीज़ को मूव कराना यहाँ से दूसरी जगह पे, कुछ एजेंट्स होते हैं उसको मूव कराने के लिए, जैसे वाटर, विंड एंड आइस। इन सब चीज़ों के माध्यम से कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ मूव करती है, उसको इरोजन कहा जाता है। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज केज मोस्ट डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कुछ सडन मूवमेंट्स भी हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा अर्थ के सरफेस पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, और वो चेंजेस हैं, वो मूवमेंट्स हैं अर्थक्वेक और वोल्केनोज। A volcano is a vent opening on Earth's crust through which molten material erupts suddenly. तो वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो एक वेंट होता है, ओपनिंग होता है अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, जिसके माध्यम से जो मोल्टेन मटेरियल है वो बाहर आता है अचानक से। The vibration in the plates of Earth is an earthquake. तो जो वाइब्रेशन होता है अर्थ के प्लेट्स में, उनके टकराने से जो वाइब्रेशन पैदा होता है उसी को अर्थक्वेक कहा जाता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। तो क्रस्ट के अंदर जो जगह है जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है उसको फोकस कहा जाता है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो फोकस के ऊपर का जो जगह होता है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। इट इज मेजर्ड बाय सेस्मोग्राफ एंड इंटेंसली इज मेजर्ड बाय रिचर स्केल। तो इसको सेस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जिससे कि मेजर किया जाता है और उसके इंटेंसिटी को रिचर स्केल पे नापा जाता है। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो अर्थक्वेक्स को पहले ही प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड। तो इसका जो इम्पैक्ट है, जो इससे हानि हो रहा है, उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। मेजर लैंडफॉर्म्स
क्या क्या होते हैं? द लैंडस्केप आर कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाई टू फोर्सेस, वेदरिंग एंड इरोजन। तो जो लैंडस्केप है वो कंटिन्यूसली वॉर्न हो रहा है, लगातार वॉर्न हो रहा है दो फोर्सेस की वजह से, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो वेदरिंग क्या होता है कि पत्थर जो टूट जाते हैं अर्थ के सरफेस पे, वही वेदरिंग होते हैं। इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप, मतलब इरोजन में जो लैंडस्केप हैं वो यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। वेदरिंग अवे, वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाई डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। तो ऐसा अलग अलग एजेंट्स की माध्यम से होता है, हेल्प से होता है, जो है वाटर, विंड, आइस। अब है वर्क ऑफ रिवर। रिवर क्या करता है इसमें देखते हैं। व्हेन रिवर टम्बल्स एट अ स्टीप एंगल ओवर हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली साइड। तो जब कोई भी नदी झरने की तरह नीचे जाती है, मतलब जब भी नदी का पानी किसी कहीं पे बह रहा है, तो अचानक जब वहाँ से धरती ख़त्म हो जाएगी तो वो अचानक से नीचे फॉल करेगा, नीचे गिरेगा स्टीप एंगल पे, उसी को वाटरफॉल कहा जाता है, झरना कहा जाता है। एज द रिवर इंटर्स द प्लेन, जब पानी समतल जमीन पे जाएगा, बराबर जमीन पे, इट ट्विस्ट एंड टर्न, वो इधर उधर घूमने लगेगा, फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नॉन एज मींडर्स। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा घुमावदार रास्ते बनेंगे, तो उसको मिंडर्स कहा जाता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम पे, द मिंडर्स लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर। तो इस टाइम पे क्या होता है कि कुछ मिंडर के लूप होते हैं, वो रिवर से कट जाते हैं, एंड फॉर्म कट ऑफ लेक एंड ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सबो लेक। तो इसके बाद क्या होता है कि एक ऑक्सबो लेक भी बन जाता है इसके कारण, या फिर कट ऑफ लेक भी बोला जाता है उसको, वो भी बन जाता है। ड्यूरिंग फ्लडिंग, बाढ़ के टाइम पे, द रिवर डिपोजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स ब्लैंक। तो कभी कभी क्या होता है कि जब बाढ़ आता है तो रिवर अपने साथ अच्छा मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी लेके आता है, और भी मटेरियल्स लेके आता है जिसको सेडिमेंट्स कहा जाता है, अपने साथ लेके आता है वो बैंक पे, मतलब कि रिवर के बैंक, मतलब रिवर के साइड पे। दिस leads to the formation of a flat fertile land called flood plain। तो इससे क्या होता है कि जो वहाँ का लैंड होता है वो फर्टाइल हो जाता है, जिसको फ्लड प्लेन कहा जाता है। द रेज्ड बैंक्स along the river are called levees। तो जो बैंक्स होते हैं वो उठे हुए होते हैं, उनको, जो ब्लैंक होते हैं जो उठे हुए होते हैं उनके पास, और रिवर के दूर, मतलब रिवर के और उसके बीच में जो उठा हुआ लैंड है, उन दोनों के बीच का जो होता है एरिया, उसको लेवेज कहा जाता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ्स ऑफ फ्रॉम डेल्टा। तो जो सेडिमेंट्स का कलेक्शन होता है वो सारे डेल्टा के सारे माउथ से आता है। अब सी वेव्स का वर्क क्या होता है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो इरोजन और डिपोजिशन है वो सी वेव्स से भी होता है कोस्टल लैंडफॉर्म्स में। ड्यू टू सी वेव्स हॉलो केव्स आर फॉर्म्ड ऑन रॉक्स। तो सी वेव्स की वजह से रॉक्स में छेद हो जाते हैं, उसके वेव्स की वजह से, जो वेव्स उसमें टकराते हैं, तो दे आर कॉल्ड सी केव्स। उसको सी केव्स कहा जाता है जब छेद बन जाता है। तो एज कैविटीज बिकम बिगर इन साइज, जैसे जैसे ये छेद बड़ा होता है, ओनली द रूफ ऑफ केव्स रिमेन। तो जब ये बड़ा होता है तो बस
केव का, गुफा का बस ऊपरी रूफ ही बच जाता है, छत बच जाता है। थॉज फॉर्मिंग सी आर्क्स, तब ये सी आर्क्स कहे जाते हैं। The erosion further breaks the roof only and only walls are left. तो कभी कभी क्या होता है कि ये रूफ भी तोड़ देता है सी वेव, और बस वॉल्स, दीवार ही बच जाते हैं, उनको स्टैक्स कहा जाता है। The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. तो जो the steep rocky कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर, मतलब कि सीधा एक रॉकी स्टिप खड़ा होता है सी के बीचों बीच, उसको सी क्लिप कहा जाता है। वर्क ऑफ आइस, पानी बर्फ का क्या काम होता है? ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बर्फ के रिवर होते हैं। which erodes the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rocks below. तो ये कैसे इरोड करते हैं चीज़ों को? द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग, जो लैंडस्केप होते हैं उनको इरोड करने के लिए ये मिट्टी को बुलडोजिंग कर देता है, यानी बुलडोज की तरह काम करता है। एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो, तो जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको सॉलिड रॉक्स के साथ नीचे बर्फ के नीचे, अपने नीचे करते हुए बहाते हुए लेके चला जाता है दूसरी जगह, एक जगह से। द मटेरियल कैरिड बाय ग्लेशियर्स सच एज बिग एंड स्मॉल रॉक्स, तो जो मटेरियल्स कैरी हुए हैं ग्लेशियर के हेल्प से, वो बिग रॉक या फिर स्मॉल रॉक्स, सैंड एंड स्लीट, सैंड या फिर सिलिट गेट डिपॉजिटेड, ये सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं। दिस डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोरेन्स, तो इनसे क्या होता है कि जब ये डिपॉजिट होते हैं तो उनको ग्लेशियल मोरेन्स कहा जाता है। वर्क ऑफ विंड, हवा का क्या काम होता है? एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन इन डेजर्ट्स इज विंड, तो डेजर्ट्स जो होते हैं उनमें इरोजन और डिपोजिशन का प्रोसेस हवा से होता है। इट मेक्स रॉक्स इन शेप ऑफ मशरूम, जिससे कि जो रॉक्स होते हैं वो मशरूम के शेप में आ जाते हैं, उनको मशरूम रॉक्स कहा जाता है। When the wind stops blowing, जब हवा बहना रुक जाता है, the sand falls and gets deposited in low hill-like structures. They are called sand dunes. तो जब ये हवा बहना रुकता है तो जो सैंड है, सैंड उसके साथ जो उड़ रहा था वो भी नीचे गिर जाता है, जिससे कि छोटे छोटे हिल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और इनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। When the grains of sand is very fine and light, जब ग्रेन्स, ये जो सैंड के कण हैं वो बहुत ही हल्के और छोटे छोटे होते हैं, the wind can carry it over long distances such as sand is deposited in large areas called dunes. तो कभी कभी क्या होता है कि जब ये भारी होते हैं, सॉरी हल्के होते हैं, तो इसको जो हवा है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करा लेता है, कैरी कर लेता है। When such sand is deposited, जब ये ऐसा सैंड डिपॉजिट होता है बड़े बड़े एरियाज में, तो उसको लुइस कहते हैं। अब रिकेप एंड समथिंग मोर, जो हमने अभी पढ़ा वो और कुछ एडिशनल जानकारी है। When the grains of sand is very fine and light, जब सैंड, ये तो अभी अभी था, the lithosphere is broken into numerous plates known as lithospheric plates, तो जो लिथोस्फीयर है वो प्लेट्स में टूटा हुआ है, कुछ प्लेट्स में, नंबर ऑफ प्लेट्स में।
तो उसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। These plates move around very slowly, ये धीरे धीरे मूव भी करते हैं। The movement of these plates causes changes on the surface of earth, तो इन जब प्लेट्स में मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे भी या फिर अर्थ के इंटीरियर में भी चेंजेस आते हैं, मूवमेंट होता है। The earth movement are divided on the basis of the forces which cause them, जो अर्थ का मूवमेंट है उसको उसके फोर्सेस के बेसिस पे चेंज किया हुआ है। The forces which act on the in the interior of earth are known as एंडोजेनिक फोर्सेस, तो जो फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर में हो उसको एंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। The forces which work on the surface of earth are called एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस के ऊपर हो उनको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट विच केज अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो कभी कभी अचानक से मूवमेंट भी उनमें होता है उनकी वजह से, जिससे कि अर्थक्वेक या फिर वोल्केनोज इरप्ट होते हैं। दी वोल्केनो वोल्केनो इज अ ओपनिंग ऑन अर्थ क्रस्ट, तो जो वोल्केनो होता है वो ओपनिंग होता है, वेंट होता है अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली, जिसकी वजह से जो मोल्टेन मटेरियल है अर्थ के अंदर वो इरप्ट होता है, वो बाहर आ जाता है अचानक से। When the lithospheric plates move, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, the surface of earth vibrates, तो अर्थ का जो सरफेस है वो वाइब्रेट करता है। The vibration can travel all around the earth, तो ये जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरे अर्थ में मूव करती हैं, अर्थ के चारों तरफ, मतलब चारों तरफ से मतलब मून की तरह नहीं है, अर्थ में हर जगह ये मूवमेंट्स होते हैं। ये वाइब्रेशन ट्रैवल करते हैं लेकिन इनका इंटेंसिटी कम होते जाता है जितने ये दूर जाते हैं, जिससे कि दूर के एरियाज में ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होता, और इन वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक कहा जाता है। द प्लेस इन क्रस्ट में जो जगह है जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको फोकस कहा जाता है, और द एपिसेंटर ऑफ अर्थ इज द प्लेस ऑफ द सरफेस अबव द फोकस, यानी कि अर्थ के क्रस्ट पे, मतलब वो सब छोड़िए, फोकस के ऊपर का जो जगह होता है जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसको एपिसेंटर कहा जाता है। मैक्सिमम डैमेज ऑकर्स नियर द एपिसेंटर, तो ज़्यादातर जो डैमेज होता है वो एपिसेंटर के पास होता है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस मेथड इंक्लूड स्टडी एनिमल बिहेवियर, फिश इन पोन्ड गेट एजुकेटेड, तो कॉमनली जो प्रिडिक्ट करने का तरीका है वो एनिमल्स को देख के पता लगाना है। जो फिशेस होते हैं पोन्ड्स में, तालाब में, वो एजिटेटेड हो जाते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं कह सकते हैं। स्नेक्स कम टू द सरफेस, जो स्नेक्स है वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। The damage caused due to earthquake can be minimized if we are prepared beforehand, तो जो डैमेज है उसको कम किया जा सकता है अगर हम पहले से ही प्रिपेयर रहें तो। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक ओनली one can take shelter under a kitchen counter, तो जब अर्थक्वेक आता है तो कोई भी आदमी है वो शेल्टर ले सकता है, वो बचने की छुपने की जगह वो सबसे अच्छा होता है किचन का जो काउंटर होता है, वो टेबल और डेस्क, किसी डेस्क या फिर टेबल के नीचे, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर ऑफ और वॉल, तो या फिर किसी कॉर्नर पे वॉल के खड़ा रहना चाहिए, या फिर खड़ा नहीं रहना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। वन शुड बी अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, आग लगने वाली जगहों से दूर रहना चाहिए। एरियाज अराउंड चिमनी के पास से भी दूर हो जाना चाहिए, विंडोज खिड़की के पास से भी दूर हो जाना चाहिए, एटसेट्रा, ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए अर्थक्वेक के टाइम पे।
Weathering and erosion are two processes due to which the landscape is being continuously worn away. तो इरोजन और वेदरिंग दो प्रोसेस हैं जिनसे कि लैंडस्केप कंटिन्यूसली वॉर्न हो रहे हैं. वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द सरफेस. तो वेदरिंग क्या है? वेदरिंग मतलब पत्थरों का टूटना अर्थ के सरफेस के ऊपर. इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, etc. तो इरोजन क्या है? इरोजन आपने पिछले क्लास या फिर कभी और ज़रूर पढ़ा होगा. इरोजन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ मूव करना और वहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो जाना. और ये डिफरेंट एजेंट्स से होता है. वाटर, विंड एट्सेट्रा. वाटर, विंड या फिर और भी चीज़ों से ये हो सकता है. When the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley, it forms waterfall. तो जब नदी का पानी है वो अचानक से नीचे की ओर जाता है स्टीप एंगल पे, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको वाटरफॉल कहा जाता है. Large bonds formed by twisting and turning of the river while entering the plain are called meanders. तो जब नदी समतल जमीन में अंदर जाती है, समतल जमीन पे जाती है, तो वहाँ पर घुमावदार रास्तों की वजह से बेंड्स बन जाते हैं और बेंड्स को मिंडर कहा जाता है. An oxbow lake is a cut-off lake formed due to कट ऑफ अ मेंडर लूप. तो ऑक्सबो लेक क्या होता है? ऑक्सबो लेक होता है कट ऑफ लेक जो कि मिंडर की लूप के वजह से बन जाता है. फ्लड प्लेन्स आर फर्टाइल एरियाज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल सेडिमेंट्स ड्यूरिंग फ्लड्स. तो जो फ्लड प्लेन होता है वो फर्टाइल इसलिए होता है क्योंकि बाढ़ के टाइम पे जो नदी ने कुछ नहीं मतलब बहुत फर्टाइल सॉइल लेके आया होता है अपने साथ, और भी कुछ चीज़ें लेके आई होती हैं जिनको सेडिमेंट्स कहे जाते हैं. लेवीज क्या होता है? लेवीज आर द रेज्ड बैंक ऑफ द रिवर. लेवीज मतलब उठा हुआ बैंक, उठा हुआ किनारा, ऊपर की ओर उठा हुआ किनारा होता है नदी का, उसी को लेवीज कहा जाता है. कहाँ गया? The streams which distribute the water of a river are known as distributaries. तो जो नदियाँ हैं वो इधर उधर गई होती हैं, मतलब बहते एक ही स्रोत में तो नहीं जाएंगी, वो अलग अलग सोर्सेस में या फिर कह सकते हैं कि पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं. उनको क्या कहा जाता है? उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है. दे ट्रायंगुलर डिपॉजिट्स एट द माउथ ऑफ अ रिवर फॉर्म अ डेल्टा. तो जब ये सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज जाकर क्या कहा जाता है उसको, समुद्र में मिलती हैं, तो उससे पहले वो मिलती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, उसी को वहाँ पे डेल्टा बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है. द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव रेज टू कोस्टल लैंडफॉर्म. तो जो इरोजन है और डिपोजिशन है वो सी वेव्स में होता है, जिससे कि कोस्टल लैंडफॉर्म्स रेज यानी कि राइज यानी कि बनते हैं. हैलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन रॉक्स एट द कोस्ट ड्यू टू इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव. तो कुछ पत्थर जो होते हैं कोस्टल एरियाज के पास में, उनमें क्या होता है कि उनमें हॉलो केव्स बन जाते हैं, उनमें छेद हो जाते हैं. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सी वेव्स जो होते हैं वो उनमें टकरा कर ऐसा कर देते हैं. दीज फॉर्मेशन आर कॉल्ड सी वेव्स. और
ऐसे जो बनते हैं उनको सी केव्स कहा जाता है, समुद्री गुफा। व्हेन दीज कैविटीज बिकम वेरी बिग, जब ये छेद बड़े हो जाते हैं, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, तो इनका जो केव्स का बस छत बच जाता है, रिमेन फॉर्मिंग सी आर्क्स। तो जब इनका छत बन जाता है, बच जाता है बस, और कुछ नहीं बचता, तो सी आर्क कहा जाता है इसको। दिस रूफ समटाइम्स ब्रेक ड्यू टू इरोजन, ये रूफ जो है वो भी टूट जाता है इरोजन के टाइम पे कभी कभी। एंड थर्स ओनली वॉल्स लेफ्ट, तो उस टाइम पे बस वॉल्स यानी दीवार ही बच जाते हैं। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर नॉन एज स्टैक्स, तो ऐसे जो बन जाते हैं वॉल्स दीवार, उनको स्टैक्स कहे जाते हैं। दी स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर आर इज कॉल्ड सी क्लिफ। तो कभी कभी क्या होता है कि वर्टिकली यानी कि सीधे कुछ स्टीप रॉकी कोस्ट यानी कि स्टीप यानी सीधे, रॉकी कोस्ट यानी कि पथरीले कोस्ट बन जाते हैं, जिनको सी क्लिप कहा जाता है। सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सी सोर्स फॉर्मिंग बीचेस, तो जो सी वेव्स है वो कुछ चीज़ें लाकर अपने किनारे पे रख देती हैं, जिससे कि बीच बनता है, सी का किनारा बनता है, समुद्र का किनारा बीच। The landscape is eroded due to glaciers which are river of ice, तो जो लैंडस्केप है वो इरोड होता है ग्लेशियर्स की वजह से, वो भी एक माध्यम है, जो ग्लेशियर्स होते हैं रिवर ऑफ आइस। द मटेरियल कैरिड बाई द ग्लेशियर्स सच एज रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड एंड फॉर्म ग्लेशियर मोरैंस, तो कुछ मटेरियल्स कैरी होते हैं ग्लेशियर्स के द्वारा, जिस सच एज रॉक्स, उनके एग्जांपल रॉक कैरी होते हैं, या फिर सैंड, सिल्ट, ये सारी चीज़ें कैरी होती हैं और जाकर कहीं पे इकट्ठा हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, एंड फॉर्म ग्लेशियल मोरैंस, जिसकी वजह से ग्लेशियर मोरैंस बनते हैं। The wind is an active agent of erosion and deposition in the deserts, तो जो हवा है वो एक एक्टिव एजेंट है इरोजन एंड डिपोजिशन का। कहाँ पे? तो डेजर्ट्स पे। When the wind blows, जब हवा बहता है, it lifts at and transports sand from one place to another, तो जो हवा बहता है तो उसमें जो सैंड है, रेत है, वो एक जगह से दूसरी जगह वो भी उड़ के जाता है। When it stops blowing, जब हवा बहना रुक जाता है, तो जो सैंड उसके साथ उड़ रहा था, जो सैंड हवा कैरी कर रहा था, वो नीचे गिर जाता है, एंड डिपॉजिट इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, और लो हिल लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, और उसी स्ट्रक्चर को सैंड ड्यून कहा जाता है। When very fine and light gets deposit in large areas, तो जब एकदम छोटे छोटे जो कण होते हैं और हल्के होते हैं, वो जब डिपॉजिट होते हैं बड़े बड़े एरियाज में, तो उनको लोइस कहा जाता है। ये हैं कुछ नोट्स जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको स्कूल में लिखना हो तो। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई गलती हो तो सॉरी, मेरी गलती को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।